समान हादसे की जांच लगातार जारी है। फोरेंसिक टीम ने मौके से सैंपल कलेक्ट किए हैं। पीले रंग की थैली में टीम ने सैंपल्स इकट्ठा किए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां टीमें लगातार जांच कर रही हैं। मलबे से एक एक चीज को खंगाला जा रहा है। फोरेंसिक की टीम ने एक एक चीज को इकट्ठा किया है, बारीकी से जांच कर रही है लगातार। और पीले रंग की थैली में टीम ने सैंपल्स इकट्ठा किए हैं। इसी बीच एटीएस को डीवीआर भी मिला है, ब्लैक बॉक्स का डीवीआर भी हाथ लगा है। तमाम चीजों की जांच लगातार जारी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां फोरेंसिक की टीम पहुंची और फोरेंसिक की टीम ने सारे सबूत इकट्ठा किए हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कल के रेस्क्यू ऑपरेशन की आपको दिखा रहे हैं। जब रेस्क्यू ऑपरेशन चला, एफएसएल की टीम भी वहां पहुंची और मलबे के बीच से सबूत खंगालने का काम टीम कर रही थी। सबूत इकट्ठा किए गए हैं। अब तमाम चीजों की जांच होगी और सबकी नजर इसी बात पर कि आखिर जांच में क्या खुलासा होगा, कैसे ये हादसा हुआ, कौन इसका जिम्मेदार है, किस वजह से ये इतने लोगों की जान गई और वक्त रहते इस हादसे को रोका नहीं जा सका। क्या इन सभी का कारण है, इन सभी चीजों की जो है बारीकी से जांच होगी। पता लगाने की कोशिश में कवायद में प्रशासन भी जुटा हुआ है, सरकार भी इस पर पैनी नजर बनाए हुए है। वहीं AAIB यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो अब इसमें जांच कर रही है। वहीं गुजरात ATS को ब्लैक बॉक्स का डीवीआर मिल गया है। अब सबकी नजर डीवीआर पर भी होगी। और आखिर हादसे का कारण रहा है, क्या कुछ लूपहोल्स रहे हैं, तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ एयरफोर्स डिफेंस से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल तो नहीं होगा, प्रतिक्रिया ही आपसे चाहूंगी कि कितना बड़ा हादसा हो जाता है। भारत की धरती पर यह दूसरा सबसे बड़ा हादसा है जिसने 241 लोग सहित जो प्लेन में सवार थे और आसपास जहां रिहायशी इलाके में ये प्लेन गिरा, कुल मिलाकर 265 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के द्वारा जो इस हादसे में मारे गए हैं उनके परिवारजनों को मेरी शोक संवेदना भेजता हूं। इस तरह के हादसे भारत में पिछले कई दशक से नहीं हुए। लास्ट टाइम करीबन 40 साल पहले इस तरह का हादसा हुआ था जब पूरा का पूरा एक बोइंग एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हुआ था। लेकिन दुनिया भर में अगर हम नजर रखें तो दुनिया के एविएशन इंडस्ट्री में हर साल एक या दो इस तरह के हादसे होते रहते हैं, जिसमें कि एक पूरा बड़ा यात्री विमान, चाहे बोइंग हो, एयरबस हो या किसी दूसरी कंपनी का हो, हादसे का शिकार होता है। कल का जो एक्सीडेंट हुआ है इसके बारे में ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चालू हो चुकी है। शुरुआती दौर में तो जो वीडियो है इनको ही एनालाइज किया जाएगा। वीडियो देखकर ये लग रहा है कि शायद जहाज में जो दो इंजन होते हैं, दोनों इंजन ने एक साथ लॉस ऑफ थ्रस्ट हो गया था, यानी दोनों इंजन एक साथ काम करना बंद कर दिए थे, पावर जनरेट नहीं कर रहे थे। हम पायलट के लैंग्वेज में बोले तो जैसे जब हर इंजन में जैसे हम मोटरसाइकिल और कार में देखते हैं इंजन का एक RPM होता है। उसमें अगर आप देखें मोटरसाइकिल या कार में भी लिखा रहता है सामने 80% RPM, 70% RPM। तो वो दिखाता है कि कितना थ्रस्ट यानी दम पैदा किया जा रहा है। तो शुरुआती जांच में तो यही लग रहा है कि दोनों इंजन एक साथ लॉस ऑफ पावर हो गया था। जी सर, क्योंकि आप बहुत एक्सपर्ट है इन सारी चीजों के, आपके पास बहुत अनुभव भी है, एक सवाल यहाँ पे जो मेरे मन में उठता है, जाहिर तौर पर देशवासियों के मन में भी यही सवाल उठ रहा होगा कि प्लेन जो है वो हवा में महज उड़ा ही था, इतने देर में जैसे आप बता रहे लॉस ऑफ थ्रस्ट हुआ होगा, दोनों इंजनों ने काम करना बंद कर दिया। ये क्या संभव है कि उड़ान भरते दोनों इंजन काम करना बंद कर दे? और क्योंकि एक लंबी दूरी अगर तय करते हैं तो समझ सकते हैं कि टेक्निकल इशू हुआ होगा, पावर कट की वजह से ये चीजें हुई होंगी, लेकिन उड़ान भरते महज 1 मिनट के अंदर ये सारी जो दुर्घटना हो जाती है, दर्दनाक दुर्घटना जिसने इतनी लोगों की जिंदगियां ले ली, ये संभव कैसे है सर? क्योंकि चेकिंग तो तुरंत ही हुई थी, महज 10 मिनट पहले चेकिंग के बाद प्लेन ने उड़ान भरी और एक कितना बड़ा हादसा हो गया। जी हाँ, देखिए ज्यादातर दुनिया में जितने हवाई जहाज हैं मल्टी इंजन होते हैं, यानी उसमें एक से ज्यादा 2 या 4 इंजन होते हैं।
तो एक साथ दो इंजन काम ना करें, ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर इवेंट है। हाँ, दुनिया में हर साल एक या दो जगह से ऐसी रिपोर्ट आ जाती है कि एक इंजन ने काम नहीं किया। तो ऐसे में पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि बाकी जो एक इंजन बचा हुआ है उसका इस्तेमाल करके कैसे आके सेफली लैंड कर जाना है। लेकिन दोनों इंजन एक साथ काम करना बंद कर दे, बहुत ही रेयर है। लास्ट टाइम मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूँ, हडसन रिवर की बात है अमेरिका में। वहां पर जहाज टेक ऑफ करने के बाद, वो एयरबस था, एयरबस 320। टेक ऑफ करने के बाद जब वो 2000 फीट की ऊंचाई पे पहुंचा तो उसके दोनों इंजन में ही चिड़िया का टकराव हो गया। तो दोनों इंजन एक साथ काम करना बंद कर दिए। लेकिन पायलट बहुत अनुभवी था, उसने देखा सामने हडसन रिवर दिखाई दे रहा है, पानी दिखाई दे रहा है, दाएं बाएं तो ऊंची ऊंची बहुमंजिलिया मकान थे, लेकिन उसने सेफली पानी में जहाज को लैंड करा दिया और बहुत बड़ी तादाद में पैसेंजर्स और क्रू की सेफ्टी को सुनिश्चित किया। अब जो कल दुर्घटना हुई है, इसमें क्या ऐसा ही हुआ होगा कि अहमदाबाद में उस वक्त आसमान में, ये आपने देखा होगा गर्मियों में घूमते रहते हैं बड़े बड़े चील, बाज, गिद्ध, और कई बार ये लोग हवा जब दोपहर को 1-2 बजे गर्म हो जाती है, अपड्राफ्ट होता है, हवा नीचे से ऊपर जाती है गर्म हवा, तो ये लोग झुंड बना के घूमते हैं, वल्चर्स 100-200 एक साथ। तो एक पॉसिबिलिटी है कि ये जहाज टेक ऑफ के बाद ऐसे किसी चिड़ियों के झुंड से टकरा गया और दो बड़े बड़े, चाहे गिद्ध हो, चील हो, वो उसके इंजन के अंदर घुस गए और इंजन को क्षतिग्रस्त कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, ठीक है। तस्वीरें भी आई जहां दिल्ली से अहमदाबाद उसी फ्लाइट में सफर कर रहे एक व्यक्ति ने एक वीडियो बनाया जिसमें बताया कि कई इक्विपमेंट्स काम नहीं कर रहे थे, ना एसी काम कर रहा था, ना वहां लगा हुआ सीट के सामने टीवी काम कर रहा था। ऐसे कई इक्विपमेंट्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे थे। ऐसे में वो फ्लाइट अहमदाबाद पहुंचती है। अहमदाबाद से लंदन की लंबी उड़ान के लिए निकलती है। मैं लगभग 6800 किलोमीटर की ये लंबी उड़ान के लिए उस फ्लाइट को अप्रूवल मिल जाता है, वो फ्लाइट निकलती है और उसके बाद ये प्लेन क्रैश हो जाता है। कहीं सर इसमें लापरवाही, इसको हम कारण बता सकते हैं? हर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट में लापरवाही का कारण हम बता सकते हैं। कोई भी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हो, 100 अगर एक्सीडेंट होते हैं, समझिए 10 साल के अंदर 100 जहाज का एक्सीडेंट हुआ, तो उस 100 में से आप देखेंगे करीबन 30 तो पायलट की गलती से हो जाते हैं। करीबन 30 जो है वो मेंटेनेंस क्रू, यानी जो ग्राउंड सपोर्ट इंजीनियरिंग होते हैं, उनकी गलती से हो जाते हैं। मौसम यानी वेदर की वजह से भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। बर्ड हिट की से एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इंजीनियरिंग क्रू क्या कोई गलती कर सकता है? वैसे मैं बता देता हूं, क्योंकि मैं खुद एयरफोर्स में था 34 साल, मैं खुद पायलट था। होता यह है कि जब कोई डिफेक्ट यानी कोई अनसर्विसिबिलिटी, कुछ काम नहीं कर रहा है, तो वो उसको देखते हैं कि वो क्रिटिकल है कि नॉन क्रिटिकल है। अगर कोई डिफेक्ट आपको नजर आ रहा है इंजन पर, हाइड्रोलिक सिस्टम में, लैंडिंग गियर में, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, तो फिर उसको क्रिटिकल माना जाता है और फिर वो हवाई जहाज को आमतौर पे तब तक टेक ऑफ नहीं करने दिया जाएगा जब तक कि वो फॉल्ट जो है उसका रेक्टिफिकेशन ना हो जाए, यानी उसको ठीक ना कर दिया जाए। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ डिफेक्ट्स हैं कि उनको नॉन क्रिटिकल डिफेक्ट माना जाता है। इधर उधर एक आध लाइट नहीं काम कर रही है, एसी कम काम कर रहा है, या जो हीटिंग सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, प्रेशराइजेशन सिस्टम थोड़ा सा कम काम कर रहा है, एयरक्राफ्ट में जो ऑटोमेटिक फूड वार्मर हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, या टॉयलेट में जो फ्लशिंग डिवाइस है वो फुल फोर्स के साथ काम नहीं कर रहा है, इनको नॉन क्रिटिकल माना जाता है। ठीक है। तो जो ऑपरेशंस क्रू है वो साइन करके जहाज को एक्सेप्ट कर लेती है, ये बोल के कि अगले डेस्टिनेशन में, जहां हो सकता है कि जैसे लंदन पहुंचेगा तो हॉल्ट लंबा है, 4 घंटा 6 घंटे का हॉल्ट है, वहां पर ठीक हो जाएगा। जी ठीक है। सर, क्योंकि आपने अभी बताया कि आपको 34 साल का एक लंबा अनुभव है, और बात करेंगे बोइंग की, क्योंकि बोइंग के विमान पिछले कई सालों में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त हुई है। और एक रिपोर्ट के अनुसार आपको बता देते हैं कि अब तक जो बोइंग के विमान को लेकर है वो कई हजार घटनाओं में बोइंग के विमान शामिल हैं, जिनमें से 415 जो
घटनाएं हैं सर वो विभत्स घटनाएं हैं जिनमें 9000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। अब पिछले साल की मैं बात करूंगी, बोइंग के एक रिटायर इंजीनियर ने बोइंग के जो प्लेन है उनके डिजाइन पर, उनके तकनीकी चीजों पर सवाल उठाया था। हालांकि उसके बाद उनके इन सारे आरोपों को खारिज कर दिया था, कंपनी ने खारिज कर दिया था। लेकिन सर सवाल उठाने के बाद क्या एक बार जांच बहुत जरूरी थी? क्योंकि लापरवाही अगर नहीं होती तो ये कितना बड़ा हादसा देखने को नहीं मिलता हमें। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया भर में जहां पे भी हवाई जहाज बनते हैं, चाहे बोइंग हो, चाहे एयरबस हो, या रूस में भी बनते हैं जहां पर पैसेंजर विमान, चीन ने भी अब पैसेंजर विमान बनाने शुरू कर दिए। उनकी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है। जब जहाज इनिशियली डिजाइन कर रहे होते हैं, कॉन्सेप्चुअलाइज कर रहे होते हैं, तो उस वक्त से ही जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो नजर रखती है कि हर चीज सही तरीके से डिजाइन हो रही है कि नहीं। जैसे अमेरिका में बोइंग है, अमेरिका में है, तो समझिए वहां पर FAA है, फेडरल एविएशन एजेंसी। वो क्या करेंगे कि उनके जो इंस्पेक्टर्स हैं वो शुरुआती डिजाइन में ही, जब जहाज ड्राइंग बोर्ड पर है, तब से ही देखेंगे कि इसमें ऐसा वाला इंजन लग रहा है, ऐसा वाला हाइड्रोलिक सिस्टम लग रहा है, न्यूमेटिक सिस्टम ऐसा है। अगर न्यूमेटिक सिस्टम में उसका एक्यूमुलेटर फेल हो जाता है तो स्टैंड बाय चैनल कहां से काम करेगा। तो इस तरह से मिलजुल कर एक हवाई जहाज को डिजाइन किया जाता है। जैसे अमेरिका में भी हवाई जहाज के एक्सीडेंट होते हैं तो उनकी जो NTSB है, नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड ब्यूरो, वो जाके चेक करते हैं कि ये जहाज क्यों क्रैश हुआ, क्या डिजाइन में कोई कमी थी या मेंटेनेंस प्रोटोकॉल में कोई चीज मिस हो गई। तो फिर क्या करते हैं कि उस गलती से सीखते हुए करेक्टिव एक्शन लिया जाता है, डिजाइन में इंप्रूवमेंट किया जाता है, या जो मेंटेनेंस प्रोटोकॉल है कि एक ऑन करो, दो इसको 10 वोल्ट करो, तीसरा 10 वोल्ट करने के बाद उसको क्विक शट ऑफ करके देखो टेम्परेचर राइज हो रहा है कि लो हो रहा है। ये जो मेंटेनेंस चेकिंग शेड्यूल है वो उसको अपडेट करते हैं, नया लीफलेट इशू करते हैं। तो जाहिर बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं एविएशन बहुत सेफ है। अभी भी ये माना जाता है कि हर 1 लाख टेक ऑफ और लैंडिंग में अगर एक एक्सीडेंट होता है तो उसे नॉर्मल माना जाता है, क्योंकि ये तो देखिए हवाई जहाज उड़ेगा तो गिरेगा, लेकिन बोइंग का रिकॉर्ड है या एयरबस का रिकॉर्ड है कि 1 लाख टेक ऑफ और लैंडिंग में कितने क्रैश हुए। तो आप देखेंगे कि अमूमन 1 लाख टेक ऑफ और लैंडिंग में क्रैश होने की जो दर है, रेट ऑफ क्रैश, वो 1 से कम ही होता है। 0.9 हो गया, 0.8 हो गया। जी ठीक है सर, क्योंकि आपने बताया आपके पास एक बहुत लंबा अनुभव है, इसी के अनुसार आप जरा हमारे दर्शकों को भी ये बता दीजिए कि जब इमरजेंसी कुछ होती है तो इसमें मेडे कॉल और ब्लैक बॉक्स की, जो प्लेन में ब्लैक बॉक्स होता है उसकी क्या भूमिका है और मेडे कॉल का क्या अर्थ होता है, विस्तार से और जरा सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को ये चीज समझाइए। हाँ, होता ये है, सारे जो पायलट हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि फ्लाइंग करते वक्त अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई भी दिक्कत हो जाए, तो समझिए इंजन नहीं काम कर रहा है, इंजन कम काम कर रहा है, या इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल हो गया, या बैटरी चार्जिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, या न्यूमेटिक सिस्टम जो हवा का जो प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं, कैबिन में प्रेशराइजेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो पायलट एक कॉल देता है जिसको वो ऐसे बोलेगा, मेडे मेडे मेडे। तो जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है वो उसको सुन लेगा और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ये है कि अब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो टावर में बैठा हुआ है वो दूसरे जहाजों की तरफ ध्यान नहीं देगा, वो सिर्फ अपना सारा ध्यान इस जहाज पर रखेगा और उसके साथ बातचीत करेगा कि क्या दिक्कत है, इंजन खराब है तो दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो, ऐसे करो, वैसे करो। इसी तरह से मेडे 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 कॉल जब कोई जहाज करता है तो उसी चैनल पर, जैसे अभी हम एक फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहे हैं ना आप और मैं, तो उस चैनल पे समझिए चैनल 1 पर बाकी जितने जहाज हैं, 8, 10, 20, 30 जहाज उड़ रहे हैं, उनके सबके पायलट को भी पता लग जाता है कि वो अब चुप रहेंगे। ओके। अगला 5 मिनट 15 मिनट तक वो चुप रहेंगे जब तक कि ये इमरजेंसी वाला जहाज सेफली लैंड नहीं कर जाता। ठीक है। ऐसे ही ब्लैक बॉक्स जो प्लेन में रहता है, ब्लैक बॉक्स में क्या कुछ जानकारियां
मिल सकती हैं, जिसका इंतजार अब तक इस हादसे के दौरान सभी को है कि ब्लैक बॉक्स जब खुलेगा तो कई राज खुलेगा और हादसे का एक्चुअल रीजन क्या है वो भी पता चलेगा। क्या कुछ इसमें जानकारी होती है सर ब्लैक बॉक्स में? हाँ, देखिए, ब्लैक बॉक्स जो है, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, किसी भी जहाज में बहुत ही अहम हिस्सा होता है। इसमें एक तो होता है FDR, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। तो क्या होता है कि जहाज की उसमें कंटिन्यूसली रिकॉर्ड होता है, डिजिटली इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड होता है कि जहाज का स्पीड किस वक्त कितना था। समझिए अभी 400 किलोमीटर स्पीड है, थोड़ा देर के बाद जहाज और एक्सेलरेट होकर 500 किलोमीटर स्पीड हो गया। अब लंदन की तरफ जा रहा हूं तो स्पीड बढ़कर 600, 700, 800 किलोमीटर हो गया। ये नोट होता रहता है। इसी तरह से जहाज की हाइट जमीन से कितनी ऊपर है, ऑल्टीट्यूड। जहाज टेक ऑफ करके लंदन की तरफ जा रहा है तो अहमदाबाद से टेक ऑफ करने के बाद वो 10,000 फीट पहुंच गया, 20,000 फीट चढ़ गया, 30,000 फीट चढ़ गया, वो उसके अंदर रिकॉर्ड होता रहता है। ऐसे ही इस जहाज में सिर्फ 2 इंजन है। जो इंजन की जो स्पीड है, हम बोलते हैं RPM। दर्शकों ने देखा होगा, हम मोटरसाइकिल या कार चलाते हैं, उसमें भी इंजन की स्पीड का एक छोटा सा मीटर लगा रहता है कि मोटरसाइकिल का RPM अभी इतना 1000 है, 70% है, 80% है। तो वो जैसे इसमें 2 इंजन है तो N1 N2 दोनों का कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग आता रहता है कि इतना बजे RPM इतना था, फिर पायलट ने 5 मिनट के बाद कम किया तो RPM कम होके इतना आ गया। तो इन सब की रिकॉर्डिंग को बाद में देखकर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड जो है वो अंदाजा लगा सकता है कि क्या हुआ। उसके अंदर एक CVR भी होता है, बोला तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। वो डिजिटली यानी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पायलट जो आपस में बात कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करता है। कैप्टन ने क्या बोला, को पायलट ने क्या बोला, उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को क्या बताया, ATC ने पायलट को क्या बोला। तो इसको प्ले करके पता लग जाएगा कि उस वक्त अंतिम क्षणों में वो लोग आपस में क्या बात कर रहे थे, क्या बातचीत कर रहे थे।